नमस्कार। इंडियन टॉक के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समाज की सबसे बड़ी समस्या पर बात करेंगे और समस्या पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही अजीम और ख़ास शख्सियत सूरज नारायण पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सबसे पहले बताइए कि ये गाय आधारित खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी क्या धारणा है, कैसे ये लोगों के लिए लाभकारी है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धर्मेश जी, जो किसान सबका पेट भरता है वो किसान खुद ही भूखा रह रहा है और ये इस तरह का कार्य हो गया है जिसके बिना इस सृष्टि का पालन असंभव है। छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े जीव को भोजन चाहिए और वो भोजन उत्पन्न करने वाला किसान खुद ही परेशान। तो हमको पहले तो देखना पड़ेगा कि किसान अनायास ही परेशान हो गया कि कोई इसके पीछे शक्तियाँ हैं। तो हमें ध्यान में आता है कि आज से 25-30 साल पहले किसान का अपना खाद होता था, अपना बीज होता था, अपनी खेती के तरीके होते थे और उसी से वो उत्पन्न करके और अपना परिवार भी पालता था, समाज का भी पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि अब खेती करना बेहद महंगा और बहुत ही खर्चीला, इसके अलावा उसका लाभ का अंश कुछ नहीं रह गया जी। इसलिए धीरे धीरे लोग खेती छोड़ रहे हैं, खेती की उत्पादकता घट रही है। तो उसमें उस सारे जो परेशानी है उसका एकमात्र समाधान गाय आधारित खेती। जी सर, जैसे आपने कहा एक चीज़ है, अपने एक पॉइंट पे नोट आउट किया, तो आपने कहा कि इसमें कुछ शक्तियां हैं जो मतलब इस तरह के फार्मिंग के लिए रोक रही हैं। तो मतलब वो चीज़ें क्या है, कैसे, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो उनको रोक रही है? ये मतलब गाय आधारित खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर होगी तो इसको किसानों को भी कैसे मतलब लाभ मिलेगा? सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा थी। पहले समस्या आई कि भुखमरी है, तो भुखमरी का समाधान क्या है? तो बोले कि अधिक उपज वाली फसलें लगाई गए। हरित क्रांति के बाद तो वो पहले प्रयोग के तौर पे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ये काम। फिर धीरे धीरे जिसको हम मोनोक्रॉप कहते हैं, अर्थात कि गेहूं और चावल, इसी की फसल का ज़्यादा व्याप हो गया। फिर ये फसल सिंचाई पे आधारित थी और इस पे फर्टिलाइजर लग रहा। फर्टिलाइजर जब जो था उसको दूर करने के लिए कीटनाशक आए और मशीनीकरण हुआ। तो इस तरह से खेती में धीरे धीरे लागत बढ़ गई। पशुओं की उपयोगिता खेती के लिए धीरे धीरे कम होती गई और इस तरह से खेती एक ऐसे कुचक्र में फंस गई जिसमें लागत अब ज़्यादा है और आमदनी। सर ये बताइए कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये जो पारंपरिक खेती अभी लोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का मतलब अत्यधिक मतलब जमीन का दोहन कर रहे हैं, मतलब उसकी उर्वरकता भी कम होती जा रही है जमीन की। देखिए, ये भी एक भ्रम, जैसे कुछ तरह की भ्रम चलते हैं समाज। जैसे कि एक भ्रम चलता है कि जो आयुर्वेद की दवा है बहुत धीरे धीरे फायदा करती है और एलोपैथी की बड़ी तेज है। लेकिन अगर सही चिकित्सक को, सही वैद्य हो तो बहुत तेजी से आयुर्वेद भी फायदा करता है और अच्छा फायदा करता है। खेती के बारे में की 2-4 नाम मैं आपको बताऊंगा। जो आज जैसे अगर हम रीवा की बात करें तो हमारा किसान 1 एकड़ में साल भर में 10,000 रुपये भी प्रॉफिट नहीं पा रहा है। बिल्कुल ठीक। और वो प्रॉफिट ना होने की वजह से वो अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट में दे रहा है या बटाई में दे रहा है और कुछ भी नहीं निकला। ये तो लेकिन इसी मध्य प्रदेश में केवल गाय आधारित खेती करके लोग 1 एकड़ में एक साल में 10 लाख 10 का हो। अब ये गैप कितना बड़ा है सोचिए। तो हमारे यहाँ का किसान जानता नहीं वो टेक्निक, और उस टेक्निक को कैसे हम किसान तक पहुँचाए। तो बिल्कुल ज़रा बधाई दीजिए कि मतलब सभी लोग किसान जानना चाहेंगे
कि मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करें जिससे फार्मिंग उनकी बढ़े, तो ऐसा अब क्या आप आपने? क्या है कि ये एकदम से नहीं होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत हाई, सतत हाँ, सतत प्रयास से होगा। अब इसमें देखिए 2-3 बिंदु है। जैसे अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में किसान के जो सबसे ज़्यादा समस्या बनी वो है आवारा पशु। आवारा पशु की वजह से वो खेती नहीं कर पा। अब आवारा पशु कितने हैं रीवा में, उनकी संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं, वो संख्या है लगभग 50 से। अब 50,000 मवेशी हुआ, और रीवा जिले में कितने एकड़ में खेती होती है? तो 5 लाख एकड़ मुख्यमंत्री, मतलब 10 एकड़ में क्या एक मवेशी नहीं पल सकता है? बिल्कुल पल सकता है। अब दूसरी बात, दूसरा आइटम मैं आपको बता रहा, एक गांव में, एक गांव की यूनिट पकड़ी, एक गांव में एक साल में अगर 1500 एकड़ में या 2000 एकड़ में खेती एक गांव में होती है तो एक गांव में एक साल में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। ये तो वो ठीक। दूसरी बात कि लगभग 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं किसानों के बाउंड्रिफिकेशन के। ठीक। अब इस खर्च को आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। हमने, हमारे कुछ लोगों ने रीवा जिले में ही अलग अलग गांव में अपने स्तर से, कि गांव समाज उसमें सहयोग क्या करेगा भाई, आप जो आपके पास पुआल निकलता है या भूसा निकलता है जिसको आप गला देते हो खेत में, वो आप एक जगह तक पहुंचा दूं, और वहां पर जो पशु पल रहे हैं उनको, उनका जो गोबर गोमूत्र निकले उसको संस्कारित करके अपने खेत में डाल, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल में जो पेस्टिसाइड का आप उपयोग कर रहे हो उससे भी आप बचोगे, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 2-4-5 एकड़ में शुरू कर। ये बताइए, आपने जैसे बताया कि गाय को मतलब इतने वो खेती होती है इतने एकड़ में, क्या एक मवेशी नहीं पल सकता? तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गाय को मतलब उसका चारा दूसरा पानी जो किसान मतलब ये जिसकी वजह से वो आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है या कि बछड़ा जो छूट जाता है, पीना बंद कर देता है, तो उसको मतलब छोड़ देते हैं कि उनको चारा भूसा पानी ना देना पड़े किसान को। तो मतलब कैसे इसका रख रखाव कैसे करें वो पशुओं का, कि मतलब सब कोई मिल के करना पड़ेगा कि सरकार की इसमें कोई भूमिका इसमें रहेगी? देखिए, हमारे पूर्वजों ने हर चीज को संक्षेप में बताया। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया कि उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीखनीदा, अर्थात खेती उत्तम है और चाकरी निकृष्ट है। निकृष्ट, ठीक। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि समाज का, परिवार का, गांव का सबसे उत्तम या टैलेंटेड आदमी निकृष्ट चाकरी करने लगा, बिल्कुल। या निकृष्ट चाकरी ढूंढने लगा, और जो सबसे कम प्रतिभा का व्यक्ति था मजबूरी में वो खेती करने का। अब वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राइट पर्सन इन राइट प्लेस नहीं है। बिल्कुल। फिर दूसरा सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 2 कहा गया कि जैसे कहा जाता है कि गाय में जो हमारे हर प्रकार के 33 करोड़ 33 कोटि देवता जो है गाय में निवास करते, अब उसमें लक्ष्मी का निवास करती। उस साथ साथ लिखा गोमयम बसती लक्ष्मी कुष्ठ में, अर्थात गोबर में लक्ष्मी निवास करते। हाँ, ठीक। और धन्वंतरी बसते गोमूत्रम, अर्थात गोमूत्र में धन्वंतरी या आरोग्य बसता है। अब हुआ क्या, लक्ष्मी हम कहाँ ढूंढने लगे? दूध में ढूंढने लगे। तो जब गाय आप दूध के लिए पालते हैं तो ही गाय आपके लिए नतारा होती है। ये आपने बहुत पॉइंट वाली बात कही, क्योंकि गाय तो है गोमूत्र और गोबर के लिए, गोमूत्र और गोबर के लिए ही है। और गोमूत्र गोबर अगर आपकी खेती में आ गया सही तरीके से, अब इसके लिए जैसे एक वैज्ञानिक का मैं नाम होगा, उनका नाम है सुभाष पालेकर, जिनको
पद्मश्री का भी अवार्ड मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अपने जो भाषण में है और बहुत बार उनका जिक्र भी किया है। उनकी जो खेती की पद्धति है उसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अर्थात शून्य लागत में प्राकृतिक खेती ऐसे की जा सकती है। अब इसको आप ऐसे सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जैसे होता क्या है कि जो हमारे पास गोबर गोमूत्र निकला, अब गोमूत्र तो हमारे कलेक्शन करने के हमारे पास कोई सिस्टम नहीं रहता, तो गोमूत्र हम कलेक्ट नहीं कर पाते। जो हमारा गोबर रहता है उसको हम एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं। अब वो आप कल्पना करिए कि आपके पास रोज 1 लीटर दूध होता है और आप उसको एक ही जगह इकट्ठा करते जाते हैं, साल भर बाद वो दूध बचा क्या? खत्म हो गया। ऐसे ही गोबर गोमूत्र का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे अब आप कहोगे कि साहब सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि एक गाय से 30 एकड़ वो खेती हो सकती। तो आप कहोगे तो असंभव जैसा काम बता रहे हैं आप, कैसे हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है। अब ये जो गाय है इसको ही आप एक गाय को ही 1000 गाय बना सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि गाय का गोबर निकला एक दिन का लगभग 7 से 8 10 किलो 10 किलो निकलता है। ठीक है। 1 लीटर गोमूत्र निकला है, इसको आपने 200 लीटर पानी में डाल दिया, घोल लिया, और इसी में थोड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए और लगभग 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और लगभग 1 किलो बेसन डाल दीजिए जी। अब बेसन क्यों और गुड़ क्यों? तो भाई जो कीटाणु है उनको खाने के लिए गुड़ चाहिए और उनको शरीर बढ़ाने के लिए बेसन चाहिए। अब इसको आदमी घोल दिया और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे जीव वहीं पर रहते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, तो ये जो श्रेष्ठ जीवों का वर्धन होगा, उन्नयन होगा, इसको आपने 3 दिन लगभग अलग अलग मौसम में, मान लीजिए कि ठंडियों में 5-6 दिन, तो अब इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी की भी जरूरत नहीं। इसको कलेक्ट करना पड़ेगा कहीं से? नहीं, गिन मिला कुछ नहीं, पहले ही दिन आप डाल लीजिए। 4-5 सेट जो ड्रम मत लीजिए, एक 1,000 रुपए को ड्रम आता है, तो लगभग 4-5 हजार का आप पे पुटर खर्चा है। अब उसको आप घोलिए और फिर उसको अपने खेत में डाल। फिर इसके अलावा जैसे आपका सीजन नहीं है तो वही जो आदमी बनाया है तो अन्य गोबर में मिला के उसको लड्डू भी बना लीजिए, इसको जिसको घन जीवामृत बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा कि आपका वो जो मतलब कैसे इसको गोबर का लड्डू, इंसान गाय किसको खिलाने के लिए? नहीं, खेत में डालने खेत में डालने के लिए। इस लड्डू रहेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी, हाँ, सूखे फॉर्म में रहेगा तो उसको डालना खेतों में पहुंचाना आसान रहेगा, आसानी से पहुंच जाएगा खेत में। मतलब 2 तरह का हो सकता है, एक जीवामृत कहलाता है, एक घन जीवामृत। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, ये लोगों किसानों को भी नहीं पता है। हाँ, ये कि उसको मतलब गाय को मतलब गोमूत्र और उसके गोबर और कलेक्ट करना और पीपल के पेड़ के नीचे से जो मिट्टी होती है उसको मिक्स करके मतलब 3 दिन रखना है उसको। हाँ, 3 दिन तो मिक्स करके रखना, फिर उसको गोला बना के उसको ले जाके अपने खेत छोड़ या आप बहा दीजिए, पानी लगाते हैं तब डाल दीजिए। तो क्या रहेगा, वो कीटाणु वहां धीरे धीरे बरसात करने आएगा। एक ही तरीका। इस तरह से आप लगभग 1 महीने में एक बार ये चीजें अपने 1 एकड़ खेत में डालो और फिर अगले दिन दूसरे खेत में डाल दीजिए। तो इस तरह से एक गाय से 30 एकड़ आपका हो लग गया। इससे मतलब क्या उत्पादकता जो अभी पारंपरिक जैसे रासायनिक उर्वरक वगैरह डालते हैं किसान, तो इससे उत्पादकता में कोई कमी, कोई अंतर आएगा इसमें? नहीं, देखिए ऐसा होगा, हो सकता है कि जितना आप फर्टिलाइजर से उत्पादन ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम उत्पादन मिले। देखिए, जो हम फर्टिलाइजर से जब खेती करते हैं और पेस्टिसाइड से खेती करते हैं तो जो हमको उत्पादकता मिल रही है उसमें 65 से 70% हमारा खर्च आ जाता है। अब इस विधि से अगर हमको आधी भी उपज मिली तो जो हमको कुल लाभ है वो तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है
ये लगभग 2 गुना कीमत पे बिकेगी आपकी। नहीं, वो भी चीज़ है ना कि जैसे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं तो इसकी उर्वरकता तो ठीक उनको मिल रहा है, किसान को मतलब लागत था उसका 10 गुना तो उनको 20 गुना मिल रहा है, लेकिन जमीन की नहीं, इतना भी नहीं था, 10 गुना 20 गुना नहीं मीठा, आप गलत बात बोल रहे हैं। मतलब आप अगर 70 रुपए लगाएंगे तब 100 रुपए मिलेगा, 30% से ऊपर नेट प्रॉफिट। ये तो श्योर है ना कि जमीन की उर्वरकता धीरे धीरे कम हो रही है, किसान वो पट्टी नहीं करवाते जमीन लगातार, मतलब एक रोटेशन साइकिल में फसल का जो ठीक है, वो सब ऐसा वो सब अभी उस पक्ष पे मत जाइए। मतलब स्वास्थ्य वाला जो पहलू है, से कालांतर में कैंसर होगा, पूरे घर को कैंसर हो जाएगा, दुनिया को हो जाएगा, उतना दूर मत जाइए। अभी सीधे सीधे लाभ की बात है। जो लाभ है उसी में जो प्राकृतिक खेती है वो ऊपर है। बिल्कुल। अब किसानों को ये ट्राई करके देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या डायरेक्ट बेनिफिट। अभी तो लोग ये है कि इनको पैकेट में सीधा का सीधा वो मिल गया, वो रासायनिक खाद सीधे ले जाके खेत में डाल दिया वो, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा उसको। इसमें 2 4 5 किसान हैं, जैसे एक सुभाष पालेकर जी हैं, अभी एक सागर में आकाश चौरसिया जी हैं, एक संकल्प शर्मा है विदिशा में, और अभी एक ताराचंद बेलची हैं जिनको पीसीबीटी टेक्निक कहलाती है। ये बहुत सारे लोग ही जो कर जाते सर ये बताइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में रीवा में मतलब कहाँ भी इस तरह की खेती हो रही, कौन लोग प्रयोग कर रहे हैं इस तरह का, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि मतलब रीवा के जैसे कुछ, जैसे मैं तो जो हमारा गांव है त्योतर तहसील में नेहुरा में, हम लोग लगभग 5 एकड़ में आराम से, हाँ, हम स्वयं कर रहे हैं। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी आप मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये इसमें आप एक्टिव हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है चूंकि हम अपने जो रीवा जिले के ही रहने वाले हैं, यहीं से पले बड़े हैं, तो हमको ये महसूस होता है कि भाई अगर जो हमारे गांव के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया तब तो हम इस जॉब में आ पाए। तो हमको अपने गांव का जो हमारे ऊपर रेर है, तो वो तभी कुछ अंश तक ठीक हो पाएगा जब हम अपनी पढ़ाई का उपयोग। बिल्कुल, मतलब आप मतलब एक तरह से रोल मॉडल की तरह लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं समाज के लिए वो। तो सर ये देखिए, ये जो आपने कहा कि इसमें कोई हमको ऐसा नहीं दिखता कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि अपने माँ बाप की सेवा करते हैं या अपने देश की सेवा करते, तो इसको करने से कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात कि ये हमारा शायद कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए, इसमें ना करने से आदमी को पाप लगता है। इसलिए जो हमसे बन रहा है तो हम इसको कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसको करें। तो अब ये भी बताइए सर, ये 5 एकड़ में आप लोग कर रहे हैं, आप स्वयं से कर रहे हो, कब आ रहे हैं कि आप कर रहे हैं हम ये, तो इससे मतलब क्या इसमें लागत कितनी आई या किस उत्पादकता में क्या फर्क पड़ा, कितनी गुना बढ़ा आपकी? देखिए, जो हमको फर्टिलाइजर यूज करने से जितना उत्पादन मिलता था लगभग उतना ही उत्पादन हुआ, और लागत अभी हाँ कम हो गई। दूसरी बात ये है कि जो फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी है वो फाइनली आपका जो पशुधन है उसकी भी कमी कर रहा है, क्योंकि आजकल अगर आप जो रासायनिक खाद पर आधारित हो गए तो फिर जो पशु से आपको मिलने वाला वो रहने की खाद है, उसका आप उपयोगिता नहीं कर पाओगे। सर सबसे बड़ी जो समस्या ही है जो आज के समय में समाज की, वो है कि पशुओं का ये रख रखाव, इस अभी आवारा पशुओं की भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे इसके लिए अभी अपने मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सारी गौशालाएं बनाई, लेकिन वो गौशालाओं की बात आप छोड़ दीजिए, वह काम नहीं करते थे। हाँ, वो उसका कारण ये है कि उसको जो करने वाले लोग हैं वो जब तक गाय के गोबर गोमूत्र का सही उपयोग नहीं जाने, तो उससे जो बहुमूल्य चीज मिलने वाली है, जब उसका लाभ ही आप नहीं जानोगे तो वो फायदे का धंधा नहीं बनता। अगर 20 एकड़ का किसान है और वो अपने खेती के लिए ही, जैसे एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जनक हाईवे सरपंच है, प्रेम नारायण मिश्रा है, जवा में, तो उन्होंने गांव वालों को ये प्रॉमिस किया कि हम आपकी गांव समस्या सॉल्व कर दें। तो गांव वालों ने उनको चुनाव जिता दिया।
अब वो करते क्या है कि जो गोबर गोमूत्र निकलता है वो अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं। गांव वालों की समस्या दूर हो गई और क्योंकि खेती के कई 9 बज देने लगी। तो अगर एक गांव में जो बड़े किसान हैं वो घाट पर वो अगर इस पर स्टेप लेंगे तो हम तो स्वयं जाके उन गाँवों में जो बड़ी किसान है बड़े किसान है चूंकि उनके पास ये बड़ी जमीन है, तो अगर वो इस तरह के स्टेप लेते हैं तो निश्चित तौर पर कम से कम 10-20 मवेशी भी अगर वो रखें और करवाएं नहीं 10-20 मवेशी से नहीं होगा। वो तो सबसे ज्यादा जब जब आवारा पशु की आज समस्या सॉल्व करेंगे तभी समाधान निकले। यानी सभी आवारा पशु आसपास के हो। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब एक बार जैसे ये ट्रेनिंग ऐसा हो जाएगा कि अपने एक गाय से कैसे उपयोग कर सकते हो तो हर किसान एक एक 2-2 मवेशी पाल लेगा। ऐसी बात है, जब उनको फायदा होगा वो अगला स्टेप। तो गोमूत्र वो कैसे कलेक्ट करेंगे? हाँ, तो गोमूत्र कलेक्ट करने के लिए ये है कि जैसे हम बताएं आपको, जैसे हमने 100 मवेशी अपने किए थे तो 30,000 रुपये में फर्श बन गया। फर्श बना दिया और फर्श को ऐसा ढालदार बनाया और उसको एक जगह डिब्बे पे इकट्ठा कर लिया। पूरा गोमूत्र एक जगह इकट्ठा हुआ। आपके पास कम मवेशी है, छोटा सा बना लीजिए। और दूसरी बात करना चाहिए कि मवेशियों को हमेशा खूंटा में बांधने की आदत है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 मवेशी किया, अब 100 मवेशी के लिए एक मवेशी को बांधने के लिए कितना 20 रुपए की क्या कहते हैं रस्सी लगेगी, 2,000 रुपये का खर्चा है। तो होगा क्या कि जब मवेशी बंधेगा तो जैसे मैंने प्रयोग किया तो जो मवेशी इतने वाहियात थे, दिन दौड़ते थे इधर उधर, अगर आपने उनको खूंटा में एक जगह दे दिया और लंबरिंग दे दी तो वो 5 बजे अपने खूंटे पे ही खड़े होते हैं। हाँ ये तो है। तो अनुशासन आ जाता है। हाँ तो इस तरह से सूची में ही आएगी। हाँ, धीरे धीरे अगर हम पशु को भी देंगे तो उनकी भी एक प्रशिक्षण होगा, उनकी भी एक ट्रेनिंग से फिर हमको गोबर कलेक्ट करने में, गौमूत्र कलेक्ट करने में और दूसरी चीजें मुझे रख रखाव में हमको ज्यादा कुल मिला के ये सामाजिक जागरूकता और लोगों के आपसी सहयोग के भाव से ये चीजें आगे बढ़ सकती है। और जाहिर सी बात है किसानों को भी इसमें अच्छा लाभ होगा। लेकिन सर गायों में इनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है ये बछड़ों की है। ये मतलब सबसे ज्यादा मवेशियों में, आवारा पशुओं में बछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इससे कैसे निजात मिले हो किसान? क्या है, पहली बात तो ये है कि जो बछड़े हैं, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किए कि गाय किसके लिए है, गोबर गोमूत्र की वजह। तो गोबर गोमूत्र तो बछड़ा भी देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, अब वो उतना ही उपयोगी है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अभी बहुत सारे लोगों में इसका, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टर आए हैं जो बैल चलाते हैं। दूसरी बात कि जो हंदी रथ क्या कहते हैं आपके कोढ़ू आ रही नए तरीके के, एक नंदी रथ आया है। नंदी रथ में होता क्या है कि जैसे आपका ये ट्रेड मिल होता है, लगभग 35-40 हज़ार का स्ट्रक्चर होता है। तो वो ट्रेड मिल जैसा चलता है और उसमें बिजली भी उत्पन्न होती है और सिंचाई का छोटा सा पंप भी चल सकता है। तो जो गांव में एक समस्या है आपके फ्यूल की या इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी बैल के जरिए दूर की जा सकती है। और अगर उपयोग करना है तो जैसे शादियों में घोड़े की बग्घी निकलती है तो बैल में निकलने लगी। तरह तरह के प्रयोग हो सकते हैं, तरह तरह के प्रयोग हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसमें कि अभी एक श्योर शॉट सीमन दिया गया। तो श्योर शॉट सीमन का अगर आप इंजेक्ट करवाते हैं, AI करवाते हैं, तो निश्चित तौर से बछिया ही उत्पन्न हो। हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी है, तो उसको भी किया जा सकता है। बाकी जो गांव में हमने देखा है कि ये जो हमारा लोकल ब्रीड का साड़ है उसमें अच्छे किस्म के साड़ों के उन लोग रखें और जो नॉर्मल वो मले साड़ है उनको हम बढ़िया कर लें तो अच्छी हाइब्रिड का हाँ यूज कर रहे हैं आप किसान? नहीं, हाइब्रिड ना करें। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जर्सी या दूसरी गाय, उसको बिल्कुल नहीं करना है। सी में जो आप बताया सी में तो उससे और साथ भी जैसे हमारे जो जमुना पारी नस्ल है उसका भी आता है,
लोकल ब्रीड में होता क्या है, लोकल ब्रीड में दवाई में खर्च नहीं होता, रख रखाव में खर्च नहीं होता। मतलब जितने रख रखाव एक उन्नत किस्म का आप मवेशी रखेंगे उससे उसमें 10 मवेशी आप रख सकते हो। हाँ। तो इसलिए ब्रीड पर लोकल ब्रीड पे ही काम करना चाहिए। सर एक की और बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो डेयरी फार्मिंग मतलब इसमें किसानों को कैसे मतलब ये अगर पशुओं की मवेशियों के द्वारा जैसे हमारा सब कलेक्टर की तो उसको डेयरी फार्मिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने श्योर साठ सीमन की बात करी, इसके अलावा जो उन्नत किस्मों के साढ़ हैं मतलब शाहीवाल है, गिर है, इनको अगर आप अपने गायों के बीच में रखते हैं तो निश्चित तौर पर बछिया मिलेगी। देखो और बछिया जो होगी वो एक बछिया 1.5 साल अगर आपने तैयार कर ली तो 60 से 70 हज़ार रुपये वो देता है। तो अगर वो बछिया धीरे धीरे किसानों के पास जाएगी तो निश्चित तौर पर वो दूध का भी काम होने लगेगा, वे अपना गोबर का भी काम होगा, वो मूत्र का भी होगा और एक तरह से दूध का भी हो। समझने वाली बात यह है कि किसान अब श्योर शॉर्ट सीमन का यूज करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समय के साथ बछड़ों की संख्या बैलों की संख्या कम होने लगी और गायों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। हाँ ये नहीं होगा किया जा सकता। तो सर ये बताइए कि लोग आपसे कैसे संपर्क करें कि मतलब इस तरह की खेती अगर जो किसान करना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए रीवा में मैं रहता हूँ और मेरा गांव देवतर तहसील में नेगुरा गाँव कहलाता है। नेगुरा गाँव कहलाता है, परसिया जवा के पास में है। फ़ोन नंबर है ही। तो गूगल फोन और बता दीजिए दर्शकों को बता सके तो। हाँ फ़ोन नंबर है 9424919298। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्क्रीन में ये नंबर हम दे देंगे तो आप उस नंबर से सर से संपर्क कर सकते हैं। मतलब जिसको इस तरह की खेती मतलब फार्मिंग पद्धति अपनानी है। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और पूरी चर्चा परिचर्चा को आपने सुना। तो अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए सामाजिक ज्वलन मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।